नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत का पुराना पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। यह जूनियर स्तर का पेपर है, 2018 का है। आप लोग इसे ध्यान से देखिए कि किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके प्राइमरी टेट के लिए और जूनियर टेट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संस्कृत दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है कि किस तरह के प्रश्न संस्कृत में पूछे गए हैं और किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ताकि उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इसमें जिसका उत्तर पता हो कमेंट में बताना है और प्रैक्टिस के तौर पर देखना है, इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है। ठीक है, पहला है वयम हसामः का वाच्य परिवर्तन होगा अस्माभि हस्यते, वयम हसितम, अस्माभि हसितम, वयम हस्यते। तो देखिए, इसमें वयम का जो परिवर्तन होगा वाच्य वह होगा अस्माभि। क्या होगा? अस्माभि। और हसामः का होगा हस्यते। तो वयम हसामः का वाच्य परिवर्तन आपका हो जाएगा अस्माभि हस्यते। तो वाच्य परिवर्तन से प्रश्न पूछा जाता है। और नेक्स्ट है अनुवाद से संबंधित 20 फल का अनुवाद होगा। तो इसमें आप देखिए 20 का जो है संस्कृत क्या होगा? विंशति होगा। क्या होगा? विंशति। और फल का क्या हो जाएगा? फलानी हो जाएगा। तो 20 फल का अनुवाद आपका क्या होगा? विंशति फलानी। पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है 100 पुरुष का अनुवाद आपको बताना है। 100 का संस्कृत क्या होगा? शतम हो जाएगा। और पुरुष का क्या होगा? पुरुषः हो जाएगा। तो 100 पुरुष का अनुवाद आपका क्या हो जाएगा? शतम पुरुषः। तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अनुवाद से भी है, वाच्य परिवर्तन से भी है और उपसर्ग से भी है। नेक्स्ट है विश्रामः पद में उपसर्ग आपको बताना है। विष, वि, विष या विस्र। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा बी, उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। देखिए यहाँ पे पितृ शब्द का द्वितीय एक वचन रूप है। तो रूप, शब्द रूप से भी प्रश्न आता है दोस्तों। तो क्या होगा? पिताम, पितृम, पितरम या पितम। आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा पिता का पितरम होता है। ठीक है, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ। तो पितरम आपका जो है द्वितीय एक वचन बताना है, तो द्वितीय एक वचन आपका पितरम हो जाएगा। शब्द रूप आपको जरूर याद करके जाना है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, अभी आगे आपको मिलेंगे। नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप आपको बताना है। तो सप्तमी एक वचन रूप क्या हो जाएगा? नद्याम, नद्योः, नदीसु। एक वचन नद्याम, द्विवचन क्या हो जाएगा? नद्योः, और बहुवचन क्या होगा? नदीसु। तो नद्याम आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये सप्तमी एक वचन का रूप है। ठीक है, प्रथमा व्यक्ति क्या होता है नदी का? नदी, नद्यो, नद्या होता है। ठीक है, द्वितीय अगर आपसे पूछे तो नदीम, नद्यो, नदीः। तृतीय पूछे तो नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। तो ऐसे आपको नदी का पूरा रूप आपको याद करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे। यहां तक आपका 66 तक हो गया है। अब 67 से यहां से है, ध्यान से देख लीजिए। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। मतलब कि ऐसे माता पिता शत्रु के समान होते हैं। ऐसे माता पिता शत्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चों को विद्या का अध्ययन नहीं कराते हैं। ठीक है, जो अपने बच्चों को विद्या का अध्ययन नहीं कराते हैं वे माता पिता शत्रु के समान होते हैं। क्योंकि ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। क्योंकि जो अशिक्षित पुत्र होता है वह जो है विद्वानों की सभा में उसी प्रकार से शोभित नहीं होता है जिस प्रकार से हंसों के मध्य में बकुला सुशोभित नहीं होता है। ठीक है, तो यही इसका अर्थ था। अनधीता सभा मध्य कथम भवति। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? न याचते, न दुयते, न शोभते। तो आपका जवाब होगा न शोभते। ठीक है, तो जो अशिक्षित होते हैं वो विद्वानों की सभा में शोभित नहीं होते हैं। तो न शोभते आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट पूछा गया है बालम पाठयंतो माता पितरौ के भवतः। ठीक है, तो इसमें देखिए शत्रु हितैषिणो मित्रे पालकौ। आपका सही जवाब क्या होगा? शत्रु होगा। ऐसे माता पिता शत्रु के समान होते हैं जो अपने बालकों को, अपने बच्चों को विद्या का अध्ययन नहीं कराते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है यद्यपि का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो सही जवाब आपका क्या होगा? यदा धन अपि, यदि धन अपि, यत धन अपि, यदि धन अपि। आप लोग कमेंट में बताइए यद्यप का संधि विच्छेद। सही जवाब है यदि धन अपि बराबर यद्यपि। यण संधि का यह उदाहरण है, ठीक है। तो यद्यपि जो है यण संधि का उदाहरण है, यदि धन अपि इसका संधि विच्छेद होगा। अव्यय पद आपको बताना है, अव्यय पद नहीं है यह आपको बताना है। तो चिरम, गंतुम, अपरम ये तीनों अव्यय पद हैं, ठीक है। दिशम ये कोई अव्यय नहीं है। चलिए नेक्स्ट है गते अपि में संधि आपको बतानी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो यस की तरह बना हुआ है ये वाला चिन्ह जिस भी शब्द में लगा रहता है तो समझ जाना कि वहां पे पूर्व रूप संधि है। कौन सी संधि है? पूर्व रूप। पूर्व रूप पहचानने की ट्रिक यही है, इसको समझ जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तोरली का उदाहरण क्या है? तोरली शिवेहि कोअपि तल्लेयः पृजते। तो आपका सही जवाब क्या होगा इसमें? तोरली का उदाहरण तल्लेयः होता है। तीसरा ऑप्शन, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? आपको यह बताना है। तो भानु ये सूर्य का पर्यायवाची है, मित्रः भी है, रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है, लेकिन जो मित्रम है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिशा शब्द रूप का वचन है। देखिए शब्द रूप से बहुत प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। चलिए इसको देखते हैं। दिशा शब्द रूप का वचन है, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन। क्या होगा आपको यह बताना है। तो दिशा जो है यह एक वचन है। क्या है? एक वचन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। उपान्व ध्यांगवशः से कारक होता है, करण, कर्ता, कर्म, संप्रदान। आपका सही जवाब क्या होगा? कर्म कारक होता है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए कारक से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो कारक वाले चैप्टर को भी आपको तैयार करके जाना है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तेन ग्रंथः पठ्यते, सह ग्रंथः पठति। तेन ग्रंथम पठ्यते, तम ग्रंथः पठति। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ही है, तेन ग्रंथः पठ्यते। यह वाक्य शुद्ध है और सभी तीनों इसके नीचे अशुद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महिमा शब्द का लिंग बताना है। नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो आप लोग इसे पुल्लिंग लगा के आएंगे, स्त्रीलिंग लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। महिमा शब्द जो है यह पुल्लिंग में आता है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे। बालक शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप आपको बताना है। तो देखिए बालक का रूप इसमें आ गया। बालक का रूप आपको याद करके जाना है। बालक का रूप कैसे शुरू होगा? बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा? लास्ट में बालकै ही आ रहा है ना, तो बालकै ही आपका इसमें सही हो जाएगा। तृतीय विभक्ति का एक वचन अगर पूछता तो बालकेन, द्विवचन पूछता तो बालकाभ्याम, और बहुवचन पूछा है तो बालकै ही आपका सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे संस्कृत में पूछा जाएगा। कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप आपको बताना है। तो पंचमी एक वचन का रूप कन्या या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, तो रूप आपको जरूर याद करके जाना है। धेनु रूप आपको बताना है। धेनु रूप ये किस? धेनु, धेनु, धेनुआ, धेनु, धेनु, धेनुआ। तो इसमें आपका द्वितीय बहुवचन हो जाएगा। कौन सा होगा? द्वितीय बहुवचन। आपको इसे याद करके जाना है। मधुनी रूप आपको बताना है। देखिए कितने सारे प्रश्न इसमें पूछे जा चुके हैं इससे रूप से। मधुनी रूप आपको बताना है। तो मधु, मधुनी, मधुनी, ठीक। तो ये प्रथमा द्विवचन हो गया। मधुनी क्या हो गया? प्रथमा द्विवचन हो गया। तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप क्या होगा? सर्वस्मयी होगा। सर्व शब्द का चतुर्थी एक वचन आपको बताना है पुल्लिंग में, तो सर्वस्मयी होता है। पश्यति रूप किस धातु का है? तो इसमें आप देखेंगे प्रच्छ, पश्य, दृश्य। आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें दृश्य धातु का रूप है पश्यति, ठीक है। दृश्य धातु के अंतर्गत यह आता है। त्रिंसति, त्रिंसति का रूप क्या है? तो त्रिंसति जो लिखा गया है ये रूप है। तो आपको बताना है पंचमी विभक्ति का, प्रथमा का, द्वितीय का या सप्तमी का। आपका सही जवाब क्या होगा? सप्तमी विभक्ति का यह रूप है त्रिंसति। तो रूप अगर आप याद करेंगे तो ये सब अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। आपको याद जरूर करना है इसको। महर्षि में कौन सी संधि है? तो इसमें आप देखेंगे गुण संधि, वृद्ध संधि, दीर्घ संधि या यण संधि। आपका सही जवाब होगा गुण संधि है। महर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि है।
चलिए नेक्स्ट है, संधि से भी प्रश्न आ गया, समास से भी प्रश्न आता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। आपका सही जवाब होगा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, राजपुत्र का समास विग्रह आपको बताना है। तो राजपुत्र का मतलब क्या होता है? राज्ञः पुत्र। ये समास विग्रह से क्या होगा? राज्ञः पुत्र होता है राजपुत्र का। चलिए नेक्स्ट है, नीलकंठ में समास आपको बताना है। अव्ययी, बहुब्रीहि, द्वंद्व या द्विगु। आपका सही जवाब होगा नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, ब्राह्मण प्रजा, प्रजायन्ते में ब्राह्मण कौन सा कारक है? आपको यह बताना है। करण, संप्रदान, अपादान, कर्ता। देखिए कारक से भी कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसमें जो है अपादान कारक है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट प्रश्न है, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। इस वाक्य में सर्वस्मिन कौन सा कारक है? कर्म कारक, अधिकरण, करण या अपादान। आपका सही जवाब होगा इसमें अधिकरण कारक है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 30 प्रश्न पूरा ये कंप्लीट हो गया। प्रीवियस ईयर का ये पेपर था। तो आपको इसमें क्या तैयार करके जाना है किताबों से एग्जाम के लिए? तो आपको सबसे पहले तो रूप आपको जरूर याद करके जाना है। बालक का हो गया, नदी का हो गया, पिता का हो गया, इन सब का रूप आपको याद करके जाना है। ठीक है, समास हो गया, संधि हो गया, इसको भी आपको देख कर जाना है। कारक से प्रश्न काफी पूछा गया है, तो कारक को भी आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिए। और अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।